हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही में हम आंसर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, वहाँ पे हम करते हुए चलेंगे आंसर को एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A, यानी कि आर्टिकल 21A की यहाँ पे बात कही गई है। ये हमें शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। ये कब ऐड किया गया था? ये शुरू में तो नहीं था। ये 88वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट 2002 में, उसमें इसको जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ये फंडामेंटल राइट इन्होंने बना दिया था 88वें संशोधन एक्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं सूची जो है वो आपकी आधिकारिक भारतीय भाषाओं से ये संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं जो हैं वो अभी प्रेजेंट में मौजूद है। इसी के साथ ही मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमारा पार्ट 3 में है, तीसरे पार्ट में है, जो कि आपका 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। वहीं मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये हमारा 91A आर्टिकल नंबर में है। 51A में आपको मूल कर्तव्य देखे जाएंगे। वहीं मूल अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, वो आपको 12 से 35 आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि आरक्षित सीटें पूछी गई। रिजर्वेशन किसके लिए पूछा है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 47 सीटें जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए हैं। वहीं अगर हम एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उसमें जो सीटें हैं वो आपकी 84 सीटें जो है वो रिजर्व हैं। इसी के साथ ही आप बताइएगा कि अभी प्रेजेंट में कितनी लोकसभा सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी को जो बांग्लादेश में चली जाती है तो वहाँ पद्मा नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक्स। अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन होता है वॉरेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिक्स में को लेकर। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो, जो कि 1773 में थे। बाद में 1883 में क्या हुआ था, एक नया चार्टर आया था जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया तो वो विलियम बेंटिक्स को बनाया गया था। तो भारत का अगर पूछा जाए तो विलियम बेंटिक्स है, और अगर बंगाल का पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल में जो शब्द दे रखे हैं उनका सही क्रम में बताना आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। सबसे पहले न्याय आता है। न्याय का मतलब आपका जस्टिस, उसके बाद स्वतंत्रता यानी कि आपका लिबर्टी, और उसके बाद समता यानी कि इक्वलिटी, और लास्ट में बंधुत्व जिसका वो इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगर्निटी। तो सबसे पहले आपको जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, लिबर्टी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको इक्वलिटी, फिर फ्रेगर्निटी आपको देखने को मिलेगा। जो प्रेमबर है वो आपकी छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। पहले पेज में आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाता है प्रेमबर, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें की यहाँ पे बात कही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूपी है, आप जानते ही हैं, 80 सीटें लेकर यूपी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 48 सीटें लेकर दूसरे नंबर पे है। इसके साथ ही अगर हम सबसे कम सीट वाला स्टेट बताएं तो उसमें आपको एक नागालैंड, एक मिजोरम और एक सिक्किम, ये तीनों स्टेट हैं। इसमें सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, यानी कि एक एक सीटें हैं इसके अंदर।
तो एक एक सीटें कौन सी लोकसभा में, तो ये 3 लोकसभा है, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। सबसे ज़्यादा यूपी में आपको बताइए, लेकिन यहाँ पे यूपी ऑप्शन नहीं था, इसलिए दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कई बार क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में कहा जाता है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके जो शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने ये जो स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की, कब करी थी? तो 1 मई 1897 के अराउंड करी थी। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आयात और निर्यात पर जो कर लगता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे जो आयात और निर्यात पर कर लगता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम ड्यूटी। इसको हम वैसे टैरिफ भी कहते हैं। टैरिफ आजकल आप देख ही रहे होंगे कि टैरिफ को लेकर जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं। अमेरिका लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है सारे देशों पे, तो हम टैरिफ भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में टैरिफ हो तो आप टैरिफ भी लगा सकते हैं, टिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? यहाँ पे संघीय प्रणाली की बात करें, यानी कि आपकी फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा कनाडा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम जिसमें हमारा जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो संघीय प्रणाली जिसमें राज्य और केंद्र सरकार में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? तो ये जो लिए गए हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है, जो हमारा अभी प्रिम्बल में अभी बात करी हुई थी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा बागवानी और शहद, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RDE किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2009 में ये जो है RTE एक्ट आया था। ये क्या कहता है? ये भी वही चीज़ कहता है जो आपका आर्टिकल 21A कहता है, वही RTE एक्ट भी कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट से ये रिलेटेड था, जो कि 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो वो एनी बेसेंट थी। और अगर यहाँ पे भारतीय पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं, भारतीय की बात करें, तो वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन अगर वैसे देखें तो एनी बेसेंट थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। इसलिए कई बार क्या करते हैं कि सरोजनी नायडू को यहाँ पे कहते हैं कि अध्यक्ष थी पहली, लेकिन ये भारतीय पहली में अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और एनी बेसेंट वैसे पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ये तो आपको आता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है मौलिक अधिकार को लागू करने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है, कहाँ से ली गया है पंचवर्षीय योजनाएं? तो वो लिया गया आपका ऑप्शन ए, रूस से ली गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ रूस से एक और चीज़ ली गई है जो कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रूस से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन। चीन जो है, चाइना, वो सार्क देश का सदस्य नहीं है। इसके साथ ही अगर हम सार्क देशों की बात करेंगे कौन कौन से सार्क देश हैं, तो आपको भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी सार्क देश के सदस्य हैं, सिवाय 2 देश जो है वो सार्क सदस्य नहीं है। एक आपका म्यांमार हो जाता है और दूसरा आपका
चाइना है। ये दोनों जो है हमारे पड़ोसी, ये सार्क के सदस्य नहीं है। बाकी जितने भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, मालदीव हो गए, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, ये सभी जो है, नेपाल, भूटान, सब सार्क देश के सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ से यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको मैकोले भी देखने को मिलेगा, मैकोले। तो अगर आपके पास चार्ल्स ग्रांट का ऑप्शन ना हो तो आप मैकुले को लगा सकते हैं। थॉमस मैकुले नाम था, जो इन्होंने मैकुलो मिनट करके एक अपना डॉक्यूमेंट दिया था, इसलिए आपको मैकुले भी कहीं कहीं पे आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर ऑप्शन में अगर चार्ल्स ग्रांट ना हो तो आप मैकुले मिनट में या मैकुले, थॉमस मैकुले में टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1950 में करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। जो सिक्किम है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसी के साथ अगर आप सिक्किम को देखेंगे इंडिया के मैप में, यहाँ पे आपका नेपाल हो जाएगा, यहाँ पे आपका भूटान, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो सिक्किम जो है वो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे सिक्किम है। तो ये सिक्किम जो है वो 3 देशों से हमारा बाउंड्री शेयर करता है अपना, जो कि म्यांमार से ये अपनी शेयर बाउंड्री नहीं करता है। बाकी ये नेपाल से, भूटान से और चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन, तिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागीरथी और भिलंगना। कहीं कहीं पे आपको खाली भागीरथी दिखाई देगा तो आप भागीरथी में भी टिक कर सकते हैं। जो भिलंगना है वो उसकी सहायक नदी है, जो टिहरी डैम है उसके बगल में ये मिलती है साइड में। तो इन 2 नदियों के संगम पर बना है। अगर खाली टिहरी बांध की नदी के संगम में बना है आएगा तो आप भागीरथी पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1857 का विद्रोह, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के जो अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। जबकि जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होता है इसका, वो होते हैं आपके जो सर्वोच्च न्यायालय उनके या जज या चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो लोग इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी जो है वो सदस्य होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।